क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंसान आज से 60,000 साल पहले पहुंचा था और यहाँ की मूल सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृति मानी जाती है। लेकिन जब यूरोपियन यहाँ आए तो सब कुछ बदल गया। भूमि छिनी गई, लोगों का नरसंहार हुआ, बच्चों को जबरन परिवारों से अलग किया गया और यहाँ की उनकी पहचान तक मिटाने की कोशिश की गई। आज हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के उस काले अध्याय के बारे में जहां ब्लैक वॉर से लेकर स्टोलन जनरेशन तक की दर्दनाक कहानियां छुपी हुई हैं। ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप पर इंसान का आगमन मानव इतिहास की सबसे पुरानी यात्राओं में से एक है, क्योंकि आज से लगभग 60,000 से 65,000 वर्ष पहले आधुनिक मनुष्य एशिया से नावों और बेड़ों की मदद से समुद्री रास्तों से होते हुए इस महाद्वीप पर पहुंचा था। उस समय समुद्र का स्तर बहुत कम था और एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच छोटे छोटे द्वीपों और लैंडब्रिज मौजूद थे, जिन्हें पार करके लोग यहां पहुंचे। इन लोगों ने धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अपना जीवन ढाला और वे शिकारी संग्राहक यानी हंटर गैदरर्स बने। वे कंगारू, वालाबी, मछलियां, पक्षी, फल और बीज खाते थे और मौसम के साथ चलते हुए संसाधनों का इस्तेमाल करते थे। उनकी संस्कृति भूमि, जल स्रोत और पवित्र स्थलों पर आधारित थी और उनका धार्मिक जीवन ड्रीनटाइन की कहानियों और मान्यताओं से जुड़ा था, जिनमें दुनिया की उत्पत्ति और प्रकृति के साथ संबंध का वर्णन था। यूरोपियनों के आगमन से पहले ऑस्ट्रेलिया में लगभग 250 से अधिक भाषाएं बोली जाती थीं और यह समुदाय विश्व की सबसे प्राचीन सतत सभ्यता के रूप में जीवित था। लेकिन 17वीं सदी में यूरोपियनों का संपर्क शुरू हुआ। सबसे पहले 1606 में डच नाविक विल्यम जान्सज़ूम क्वींसलैंड के तट पर पहुंचा। इसके बाद आबेल तस्मान और जेम्स कुक जैसे खोजकर्ता आए। हालांकि स्थायी बस्ती की शुरुआत 1788 में फर्स्ट फ्लीट के आगमन से हुई, जब ब्रिटिशों ने न्यू साउथ वेल्स में कैदियों और सैनिकों के साथ उपनिवेश बसाया। ब्रिटिशों ने इस भूमि को टेरा नलियस घोषित कर दिया, यानी खाली जमीन, मानो यहाँ कोई मालिकाना हक ही न हो। इसी सोच ने उन्हें यह विश्वास दिया कि वे बिना अनुमति मूल निवासियों की भूमि पर कब्जा कर सकते हैं। यूरोपियनों के आगमन ने एबोरिजिनल समाज पर गहरा असर डाला। सबसे पहले भूमि पर कब्जा, फिर बीमारियों का कहर, फिर हिंसक संघर्ष और अंततः उनकी सांस्कृतिक तथा जैविक पहचान पर सुनियोजित हमला। सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था ब्लैक वॉर, जो 1820 के दशक से 1832 तक तस्मानिया में चला। जब यूरोपीय बसने वाले तस्मानिया पहुंचे तो वहां लगभग 4,000 एबोरिजिनल लोग रहते थे। बसने वालों ने तेजी से भूमि कब्जाई, खेत बनाए और मवेशी चराए। इससे एबोरिजिनल लोगों के शिकार क्षेत्र नष्ट हो गए और भोजन की कमी होने लगी। जब एबोरिजिनल लोग अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश करते, मवेशी मारते या बसने वालों पर हमला करते, तो यूरोपियन इसे अपराध मानते और कठोर हिंसक प्रतिशोध लेते। इस तरह छोटे छोटे संघर्ष धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गए, जिसे ब्लैक वॉर कहा जाता है। यूरोपियन सैनिकों और बसने वालों ने एबोरिजिनल लोगों को सुनियोजित तरीके से मारना शुरू किया। सरकार ने 1830 में एक अभियान शुरू किया, जिसे ब्लैक लाइन कहा गया। इसमें लगभग 2,200 सैनिक, बसने वाले और कैदी एक पंक्ति बनाकर जंगलों और घाटियों से गुजरे और एबोरिजिनल लोगों को पकड़ने या मारने की कोशिश की। हालांकि यह अभियान पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में एबोरिजिनल लोग मारे गए या पकड़े गए। बचे हुए लोगों को फ्लिंडर्स आइलैंड पर निर्वासित किया गया, जहां खराब हालात, बीमारियों और भूख से उनकी संख्या और घट गई। कुछ ही दशकों में तस्मानिया की मूल आबादी लगभग समाप्त हो गई। ब्लैक वॉर को इतिहासकार आज जनसंहार यानी जेनोसाइड का उदाहरण मानते हैं, क्योंकि यह केवल संघर्ष नहीं था, बल्कि एक संगठित प्रयास था जिससे पूरे समुदाय को मिटाया जा सके। ब्लैक वॉर के अलावा मुख्य भूमि पर भी हिंसा लगातार बढ़ी। 1838 का माइल क्रीक नरसंहार एक और उदाहरण है, जिसमें 28 निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से हत्या की गई। क्वींसलैंड में नेटिव पुलिस का गठन किया गया, जो अक्सर दूसरे क्षेत्रों के एबोरिजिनल लोगों से बनी होती थी और जिन्हें अपने ही लोगों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिंजारा नरसंहार 1834 और उत्तरी क्षेत्र में कॉनिस्टन नरसंहार 1928 जैसे कांड दर्ज हैं। कई बार यूरोपियन जहरीला खाना देकर भी एबोरिजिनल लोगों को मारते थे। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि उपनिवेशवाद केवल संयोगवश हुए संघर्षों की श्रृंखला नहीं था, बल्कि योजनाबद्ध विनाश की नीति थी। लेकिन यूरोपियनों का असर केवल हिंसा तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मसात यानी असिमिलेशन की नीति अपनाई। 19वीं और 20वीं सदी में हजारों एबोरिजिनल बच्चों को परिवार से अलग कर दिया गया और मिशनरी स्कूलों या यूरोपीय परिवारों में भेजा गया। इसे स्टोलन जेनरेशंस कहा जाता है। उनका उद्देश्य था कि इन बच्चों को उनकी संस्कृति और भाषा से काटकर यूरोपीय रीति रिवाज सिखाए जाएं। इसके साथ ही लागू की गई सबसे खतरनाक नीति थी बायोलॉजिकल अब्जॉर्प्शन पॉलिसी, जिसका लक्ष्य था एबोरिजिनल लोगों की आनुवंशिक पहचान यानी जेनेटिक आइडेंटिटी को ही मिटा देना। सरकार और मिशनरियों का मानना था कि यदि मिश्रित नस्लक यानी हाफ कास्ट के बच्चों को गोरे समाज में मिलाया जाए और आगे चलकर उनकी शादी गोरे लोगों से कराई जाए तो आने वाली पीढ़ियों में एबोरिजिनल रक्त इतना पतला हो जाएगा कि अंततः उनकी नस्ल पूरी तरह यूरोपीय हो जाएगी। इस नीति के तहत एबोरिजिनल महिलाओं और यूरोपीय पुरुषों के बीच संबंध कई बार जबरन बनाए गए और उनसे पैदा हुए बच्चों को यूरोपीय परिवारों में पाला गया। यह प्रत्यक्ष जीन परिवर्तन यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जैसा वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, लेकिन यह एक योजनाबद्ध सामाजिक प्रयोग था जो एबोरिजिनल समाज की जैविक निरंतरता को समाप्त करने के लिए किया गया। इतिहासकार इसे सांस्कृतिक और जैविक संस्कृति यानी कल्चरल एंड बायोलॉजिकल जेनोसाइड दोनों मानते हैं। इन सबका परिणाम बेहद विनाशकारी हुआ। 1788 में जहां एबोरिजिनल आबादी का अनुमान 7 से 10 लाख लगाया जाता था, 1900 तक यह घटकर केवल 93,000 रह गई। भूमि छीनने, बीमारियों, हिंसा, नरसंहार और आत्मसात की नीतियों ने मिलकर उनकी पूरी जीवन प्रणाली को तोड़ दिया। आज आधुनिक ऑस्ट्रेलिया में इस अतीत को स्वीकारने और सुधारने की कोशिशें हो रही हैं। वर्तमान में लगभग 10 लाख लोग स्वयं को एबोरिजिनल या टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर पहचानते हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 3.2% है। हालांकि अब भी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और रोजगार के मामले में वे बाकी ऑस्ट्रेलियाई लोगों से पीछे हैं, लेकिन सकारात्मक बदलाव भी हो रहे हैं। 2008 में प्रधानमंत्री केविन रैड ने संसद में स्टोलन जेनरेशन के लिए औपचारिक माफी मांगी। स्मारक बनाए गए, नरसंहार स्थलों को मान्यता दी गई और सांस्कृतिक पुनर्जीवन के प्रयास चल रहे हैं। एबोरिजिनल कला, नृत्य और संगीत को वैश्विक पहचान मिल रही है और उनकी भाषाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी वॉइस टू पार्लियामेंट जैसी पहलें हो रही हैं ताकि एबोरिजिनल लोगों की आवाज नीति निर्माण में शामिल हो सके। निष्कर्ष ये है कि ऑस्ट्रेलिया का इतिहास दो परस्पर विरोधी वास्तविकताओं का संगम है। एक ओर 60,000 साल पुरानी सभ्यता जो प्रकृति के साथ संतुलन में फली फूली, और दूसरी ओर यूरोपियनों का उपनिवेशवाद जिसने भूमि, जीवन और पहचान छीन ली। ब्लैक वॉर और अन्य नरसंहारों ने एबोरिजिनल समाज पर शारीरिक और सांस्कृतिक दोनों स्तरों पर गहरे घाव छोड़े। स्टोलन जेनरेशन और बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन पॉलिसी ने उनकी आनुवंशिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कोशिश की। आज का ऑस्ट्रेलिया उस अतीत को स्वीकार कर मेल मिलाप की राह पर बढ़ रहा है, लेकिन न्याय और समानता की मंजिल अभी भी अधूरी है। तो दोस्तों, ये है वीडियो का एंड। मिलते हैं और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और ऐतिहासिक सच आप तक पहुंचते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।